लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्काइविस्ट यहाँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी घड़ी देखें। पिछली रात जब न्यूयॉर्क सो रहा था, जब लंदन अपनी सुबह की कॉफ़ी बसी डाल रहा था, और जब वो एल्गोरिदम जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम चलाते हैं लो पावर मोड में थे, तब टोक्यो में कुछ ऐसा हुआ जो गणितीय रूप से संभव नहीं होना चाहिए। हमें बताया जाता है कि अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट रिस्क फ्री एसेट है। हमें बताया जाता है कि ये धरती पर कैपिटल का सबसे गहरा, सबसे लिक्विड, सबसे शुद्ध महासागर है। हमें बताया जाता है कि आप एक सेकंड के 1000वें हिस्से में अमेरिकी कर्ज के $1 अरब बेच सकते हैं और मार्केट पलक भी नहीं झपकाएगा। ये वो झूठ है जो पश्चिमी दुनिया को एक साथ बांधे हुए है। पिछली रात ठीक पूर्वी समयानुसार 2 बजे वो झूठ उजागर हो गया। एक सेल ऑर्डर अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट के कंप्यूटरीकृत लेजर में आया। ये कोई स्टैंडर्ड रीबैलेंसिंग नहीं थी। ये कोई हेज फंड का क्वार्टरली ट्रेड में प्रॉफिट लेना नहीं था। ये कोई फैट फिंगर एरर नहीं थी। इसके बावजूद कि ब्लूमबर्ग आज सुबह आपको क्या बताने की जल्दी में है, ये 10 वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड्स में $50 अरब का ब्लॉक ट्रेड था और ठीक 11 सेकंड के लिए वहां खरीदार ही नहीं थे। स्क्रीन ब्लैक हो गई, बोली गायब हो गई, डिप खरीदने के लिए प्रोग्राम किए गए एल्गोरिदम बस बंद हो गए। 11 सेकंड के लिए ग्लोबल रिजर्व एसेट की कीमत असल में अनिश्चित थी। अब आप सोच रहे होंगे, आर्काइविस्ट, बस 11 सेकंड की बात है, मार्केट रिकवर कर गया। इतनी बड़ी बात क्या है? ये बात इसलिए है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की दुनिया में 11 सेकंड एक इटर्निटी है। ये एक ग्लिच और कार्डियक अरेस्ट का फर्क है। अगर आप पिछली रात सिंगापुर या हांगकांग में एक डेस्क पर बैठे इंसानी ट्रेडर थे, तो आपने वो कुछ देखा जो आपको कभी नहीं देखना चाहिए था। आपने बोली स्टैक को, उस दीवार को जो अमेरिकी डॉलर को बचाती है, भाप की तरह उड़ते देखा। आपने एक एयर पॉकेट देखा, और जब 11 सेकंड बाद कीमत वापस आई तो 10 वर्षीय ट्रेजरी की यील्ड सिर्फ एक टिक में 14 बेसिस पॉइंट बढ़ गई थी। ये 4 स्टैंडर्ड डेविएशन का इवेंट है। ये एक ब्लैक स्वान का मंगलवार को होना है। मेनस्ट्रीम मीडिया पहले से ही नैरेटिव बना रही है। वे इसे एक लिक्विडिटी हिचक कह रहे हैं। वे इसे सॉफ्टवेयर अपडेट का दोष दे रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि ऑर्डर रिस्टोर हो गया है। वे झूठ बोल रहे हैं। आपने पिछली रात जो देखा वो कोई ग्लिच नहीं था, वो एक अस्वीकृति थी। वो पल था जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना अंतिम खरीदार खो दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि बटन किसने दबाया। हमने कस्टोडियल फ्लो देखे हैं। हमने न्यूयॉर्क फेड में विदेशी आधिकारिक अकाउंट से कोलेटरल की मूवमेंट ट्रैक की है। विक्रेता कोई बैंक नहीं था। विक्रेता कोई अराजक इमेजिंग मार्केट नहीं था। विक्रेता जापान था। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब कुछ बदल देता है। ये समझने के लिए कि टोक्यो से $50 अरब की बिक्री मौजूदा फाइनेंशियल ऑर्डर के अंत की शुरुआत क्यों है, हमें थोड़ा इतिहास करना होगा। हमें उस महासमझौते पर वापस जाना होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध की राख में किया गया था और 1980 के दशक में पक्का किया गया था। 40 वर्षों से जापान अमेरिकी फाइनेंशियल साम्राज्य का वफादार जागीरदार रहा है। ये एक कठोर शब्द है, लेकिन ये फोरेंसिक रियलिटी है। जब अमेरिका घाटा चलाता है, जब हम पास न होने वाले पैसे युद्धों पर, वेलफेयर पर, बेलआउट पर खर्च करते हैं, तो हम कर्ज जारी करते हैं। हम ट्रेजरी बॉन्ड छापते हैं। किसी को तो उन बॉन्ड्स को खरीदना ही है। दशकों से जापान विश्वसनीय खरीदार रहा है। वे ट्रेड सरप्लस चलाते हैं। वे हमें टोयोटा और प्लेस्टेशन बेचते हैं। उन्हें बदले में डॉलर मिलते हैं। वे वफादारी से उन डॉलर्स को वापस अमेरिकी कर्ज में लगा देते हैं। वे हमारे 1.1 खरब डॉलर का पेपर रखते हैं। वे दुनिया में अमेरिकी कर्ज के सबसे बड़े विदेशी धारक हैं। चीन से बड़े, ब्रिटेन से बड़े। वे लंगर हैं। जब बाकी दुनिया डर जाती है और बेचती है, जापान थामता है। जब अमेरिका को ब्याज दरें घटानी होती हैं, जापान खरीदता है। उन्होंने हमारी महंगाई सोखी है। उन्होंने हमारे युद्धों को फंड दिया है। उन्होंने अमेरिकी डॉलर को मजबूत और अमेरिकी उपभोक्ता को खुश रखने के लिए अपनी करेंसी को दबाया है। लेकिन पिछली रात जागीरदार ने बगावत कर दी। उन्होंने सिर्फ बॉन्ड्स नहीं बेचे, उन्होंने एक कोलेटरल सब्स्टिट्यूशन शुरू किया। उन्होंने अपने बैलेंस शीट को देखा। उन्होंने गिरते येन को देखा। उन्होंने उछलते एनर्जी इंपोर्ट्स के खर्चे को देखा। और उन्होंने एक ठंडा, कैलकुलेटेड फैसला किया। उन्होंने तय किया कि जापानी येन को बचाना अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट को बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है। ये शैटर पॉइंट है। हम इस चैनल पर 6 महीने से आपको इसके बारे में चेतावनी दे रहे थे। हमने आपको बताया था कि आखिरकार दर्द बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि आत्मसंरक्षण हमेशा गठबंधन पर भारी पड़ता है। पिछली रात 2 बजे
बैंक ऑफ जापान ने असर में फेडरल रिजर्व से कहा, हम भर चुके हैं, हम अब और नहीं खरीद रहे हैं, असल में हम बेच रहे हैं। चलिए ट्रेड की फोरेंसिक्स में और गहरे जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग ही स्मोकिंग गन है। 2 बजे क्यों? फाइनेंशियल दुनिया में तरलता ज्वार की तरह होती है, ये आती है और जाती है। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार 2 बजे ज्वार अपने सबसे निचले स्तर पर होता है। अमेरिकी बैंक बंद होते हैं, लंदन के बैंक बस उठ रहे होते हैं, मार्केट की गहराई पतली होती है। अगर आप एक दोस्ताना सहयोगी हैं, अगर आप अमेरिका की मदद करना चाहते हैं, तो आप 2 बजे नहीं बेचते, आप सुबह 10 बजे बेचते हैं, जब मार्केट खरीदारों से भरा होता है जो झटका सोख सकते हैं। 2 बजे बेचना एक शत्रुतापूर्ण कार्य है। ये अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कीमत को जितना कठोर और जितनी तेज़ी से हो सके नीचे गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक संदेश है। जापान संकेत दे रहा है कि वे हताश हैं। येन ऐतिहासिक निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा था, डॉलर के मुकाबले 160 को छू रहा था, फिर 165, फिर 170 की धमकी दे रहा था। 170 पर जापानी अर्थव्यवस्था टूट जाती है। टोक्यो में ऊर्जा की कीमतें दोगुनी हो जाती हैं, खाद्य कीमतें आसमान छूने लगती हैं। सत्तारूढ़ पार्टी को राजनीतिक सफाई का सामना करना पड़ता है। बैंक ऑफ जापान को हस्तक्षेप करना ही था। उन्हें येन को सहारा देने के लिए उसे खरीदना ही था। लेकिन येन खरीदने के लिए आपको डॉलर बेचने ही पड़ते हैं, और जापान के पास 1 खरब डॉलर बस अमेरिकी ट्रेजरीज में ही पड़े हैं। तो उन्होंने बेचा। उन्होंने 50 अरब डॉलर का एक ब्लॉक दिन के सबसे पतले मार्केट में डंप कर दिया, पूरी तरह जानते हुए कि इससे एक फ्लैश क्रैश होगा। उन्होंने अपनी करेंसी बचाने के लिए अमेरिकी बॉन्ड मार्केट की कुर्बानी दे दी, और ये रहा डरावना हिस्सा। ये काम कर गया। कुछ घंटों के लिए येन मजबूत हुआ, टोक्यो में खून बहना बंद हुआ, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में खून बहना बस शुरू हुआ है, क्योंकि वो 11 सेकंड का फ्रीज कोई तकनीकी ग्लिच नहीं था। ये सिस्टेमिक ट्रस्ट के भाप बनकर उड़ने की आवाज़ थी। इसके मायने सोचिए, अगर जापान अमेरिकी कर्ज का सबसे सुरक्षित, सबसे वफादार, सबसे संरेखित धारक रात के बीच में 50 अरब डॉलर के ब्लॉक डंप कर रहा है, तो कौन सुरक्षित है? चीन जब ये देखेगा तो क्या होगा? चीन 700 अरब डॉलर रखता है। अगर वे जापान को जलते थिएटर से निकलते देखते हैं, तो क्या वे अपनी सीटों पर बैठे रहेंगे या बाहर निकलने के लिए भागेंगे? हेज फंड जब ये दिखेंगे तो क्या होगा? हम लिक्विडेशन के एक संभावित कैस्केड को देख रहे हैं। नोबिड इवेंट ने साबित कर दिया कि इन कीमतों पर कोई खरीदार नहीं है। फेडरल रिजर्व फिलहाल क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहा है। वे बॉन्ड बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे। कमर्शियल बैंक भरे हुए हैं। तो अगर जापान बेचेगा तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं। इसीलिए यील्ड बढ़ी, इसीलिए हार्ट मॉनिटर फ्लैटलाइन हो गई। हम एक तरलता की चट्टान के कगार पर घूर रहे हैं, और टाइमिंग इससे बदतर नहीं हो सकती। वो कर्ज की दीवार याद है जिसकी हमने 40% लॉक डोसियर में चर्चा की थी? अमेरिकी ट्रेजरी को अगले 12 महीनों में 9 खरब डॉलर के कर्ज का रिफाइनेंस करना है। उन्हें पुराने कर्ज चुकाने के लिए 9 खरब डॉलर के बॉन्ड बेचने ही पड़ेंगे। उन्हें खरीदार चाहिए, उन्हें जापान चाहिए, उन्हें वफादार जागीरदार चाहिए जो नीलामी में आए और चेक लिखे। लेकिन पिछली रात जागीरदार ने चेकबुक को कूड़ेदान में फेंक दिया। अगर जापान एक नेट खरीदार से नेट विक्रेता बन जाता है, तो अमेरिकी बॉन्ड्स की सप्लाई मांग पर हावी हो जाएगी। इकोनॉमिक्स 101, जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है, कीमत क्रैश होती है। जब बॉन्ड की कीमत क्रैश होती है, यील्ड फट पड़ती है। हम यील्ड के 4.5% से 4.6% होने की बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया के पुनर्मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। अगर 10 वर्षीय ट्रेजरी 6% या 7% पर चली जाती है क्योंकि जापान चला गया, तो अमेरिकी हाउसिंग मार्केट जम जाता है। अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम, जो इन बॉन्ड से भरा पड़ा है, दिवालिया हो जाता है। ये डूम लूप है, और जापान ने बस पहला डोमिनो गिराया है। लेकिन कुछ और है, कुछ गहरा। जैसे ही मैंने पिछली रात के डेटा का विश्लेषण किया, मुझे एक द्वितीयक असामान्यता नजर आई। 50 अरब डॉलर का सेल ऑर्डर सुर्खी थी। ये वो धमाका था जो सबने सुना, लेकिन उस धमाके की अफरातफरी में जब अल्गो फ्रीज थे और ट्रेडर्स घबराए हुए थे, बैकग्राउंड में एक और मैकेनिज्म चुपचाप ट्रिगर हो गया। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो येन, डॉलर और स्टॉक मार्केट को एक घातक त्रिकोण में जोड़ता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये इवेंट बॉन्ड्स के साथ शुरू होता है और बॉन्ड्स के साथ खत्म होता है। वे सोचते हैं, ठीक है, जापान ने बॉन्ड्स बेचे, यील्ड ऊपर जाती है, रियल एस्टेट के लिए बुरा। ये लेवल 1 सोच है। आर्काइविस्ट लेवल 2 देखता है,
हम डेरिवेटिव्स देखते हैं, हम लेवरेज देखते हैं, और टोक्यो न्यूयॉर्क चैनल के प्लम्बिंग के अंदर छुपा हुआ एक ट्रेड है जो 20 साल से बन रहा है। ये फाइनेंशियल इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भीड़ भाड़ वाला, सबसे खतरनाक ट्रेड है। इसे कहते हैं कैरी ट्रेड। और पिछली रात जब जापान ने येन का बचाव किया तो उन्होंने सिर्फ बॉन्ड्स नहीं बेचे, उन्होंने गलती से एक फाइनेंशियल गिलोटीन पर लगे तार को छेड़ दिया जो वॉल स्ट्रीट की गर्दन पर लटक रही है। हमने उस गिलोटीन की पहली झलक 2:05 पर देखी जब ट्रेजरी मार्केट फ्रीज हो रहा था। S&P 500 के फ्यूचर्स अचानक वैक्यूम में 40 पॉइंट गिर गए। क्यों? टोक्यो में बॉन्ड बिक्री शिकागो की स्टॉक इंडेक्स को क्यों क्रैश करेगी? क्योंकि वे येन कैरी से जुड़े हुए हैं। और अगर मेरा विश्लेषण सही है तो $50 अरब का डंप संकट का अंत नहीं था, वो मार्जिन कॉल थी जो हर चीज़ के लिक्विडेशन की शुरुआत करती है। हम सिर्फ बॉन्ड टैंट्रम नहीं देख रहे, हम एक ग्लोबल मार्जिन कॉल देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आज सुबह आपके टेक स्टॉक्स क्यों घबराए हुए हैं? आप सोच रहे हैं कि बिटकॉइन रात 3 बजे अचानक क्यों गोता खा गया? ये सब कैरी पर वापस जाता है। अगले सेक्शन में हम इस मशीन का बोनट खोलने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैरी ट्रेड गिलोटीन आखिर है क्या। मैं आपको दिखाऊंगा कि जापान से मिले फ्री मनी का इस्तेमाल अमेरिकी AI बबल को फुलाने में कैसे हुआ और क्या होता है जब वो पैसा अब फ्री नहीं रहता। 11 सेकंड का फ्रीज चेतावनी थी, गिलोटीन इंतकाम है। सेक्शन 1 में हमने क्राइम सीन स्थापित की। जापान ने $50 अरब का अमेरिकी ट्रेजरी 2 बजे डंप किया, जिससे बॉन्ड मार्केट में 11 सेकंड का कार्डियक अरेस्ट हुआ। लेकिन क्राइम सीन सिर्फ एक स्नैपशॉट है। मकसद समझने के लिए और ज़्यादा ज़रूरी नतीजे समझने के लिए हमें हथियार समझना होगा। आप वहां बैठे ये सोच रहे होंगे, ठीक है आर्काइविस्ट, जापान ने कुछ बॉन्ड्स बेच दिए, मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादातर टेक स्टॉक्स और क्रिप्टो में है, मुझे जापानी येन की क्या परवाह? आपको परवाह इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपका पोर्टफोलियो संभवतः जापानी येन द्वारा फंड किया गया है, आपको बस पता नहीं है। आज जिस मैकेनिज्म को हम उजागर कर रहे हैं उसे मैं कहता हूं कैरी ट्रेड गिलोटीन। ये वो अदृश्य प्लम्बिंग है जिसने पिछले 24 महीनों से एनविडिया, बिटकॉइन और मैनहट्टन रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ाई हैं। और पिछली रात बैंक ऑफ जापान ने बस पाइप काट दिया। ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि वॉल स्ट्रीट ने असल में 2024 से क्या किया है। उन्हें मैट्रिक्स में एक ग्लिच मिली, उन्हें एक अनंत पैसे का चीट कोड मिला। ये ट्रेड कैसे काम करता है ये भ्रामक रूप से सरल लेकिन घातक रूप से खतरनाक है। स्टेप 1, न्यूयॉर्क का एक हेज फंड मैनेजर टोक्यो के एक बैंक को कॉल करता है। वह 10 अरब येन उधार मांगता है। येन क्यों? क्योंकि सालों से जापान में ब्याज दर असल में जीरो थी, ये फ्री मनी थी। बैंक ऑफ जापान व्यावहारिक रूप से इसे अपनी मरती अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने के लिए दे रहा था। स्टेप 2, वो हेज फंड मैनेजर वो 10 अरब येन लेता है और तुरंत अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए बेच देता है। इसे ध्यान से देखिए, येन बेचना येन को दबाता है, डॉलर खरीदना डॉलर को बढ़ावा देता है। ये जागीरदारी रिश्ते को बरकरार रखता है। स्टेप 3, अब डॉलर्स रखते हुए मैनेजर अमेरिकी एसेट्स खरीदता है। वह अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदता है जो 5% देते हैं। वह AI स्टॉक्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट या पैलेंटियर खरीदता है। वह हाई यील्ड कॉरपोरेट कर्ज खरीदता है। स्टेप 4, प्रॉफिट, उस पर टोक्यो को 0% बकाया है। वह न्यूयॉर्क में स्टॉक्स में 5% या 20% कमाता है। वह फर्क अपनी जेब में रखता है। ये शुद्ध रिस्क फ्री आर्बिट्रेज है। यह है येन कैरी ट्रेड। ये एक परफेक्ट मशीन लगती है और सालों तक थी भी। अनुमान बताते हैं कि ग्लोबल सिस्टम में इस कैरी लेवरेज के 20 खरब डॉलर से ज़्यादा घूम रहे हैं। 2025 का पूरा AI बबल सिर्फ GPU डिमांड पर नहीं बना था, ये सस्ते येन पर बना था। लेकिन हर मशीन का एक किल स्विच होता है। कैरी ट्रेड सिर्फ 2 शर्तों पर काम करता है। 1, जापानी ब्याज दरें कम रहें। 2, येन कमजोर रहे। अगर येन मजबूत हो जाता है तो गणित टूट जाता है, मशीन फट जाती है। और ये हमें पिछली रात 2 बजे वापस लाता है जब जापान ने येन का बचाव करने के लिए $50 अरब की अमेरिकी ट्रेजरी डंप की तो उन्होंने अपनी ही करेंसी पर एक भारी शॉर्ट स्क्वीज ट्रिगर कर दिया। येन ऊपर उछल गया। अब कल्पना कीजिए आप वो हेज फंड मैनेजर हैं। आपने 10 अरब येन उधार लिए थे जब एक्सचेंज रेट 160 येन प्रति डॉलर था। उस कर्ज की कीमत आपको चुकाने में लगभग 62 मिलियन अमेरिकी डॉलर आई। लेकिन अचानक जापान के हस्तक्षेप से येन 140 पर मजबूत हो जाता है। अब वही 10 अरब येन का कर्ज चुकाने में आपको 71 मिलियन डॉलर खर्च आता है। आपने कुछ गलत नहीं किया,
आपके पास वही स्टॉक्स हैं, लेकिन रातों रात आपका कर्ज $9 मिलियन बढ़ गया, आपका प्रॉफिट गया, आप पानी के नीचे हो गए, और फिर फोन बजता है। ये रिस्क है, ये मार्जिन कॉल है। वे आपको बताते हैं येन हमारे खिलाफ बढ़ रहा है, पोजीशन बंद करो, कर्ज चुका दो। अब ये गिलोटीन है। येन कर्ज चुकाने के लिए आपको जल्दी नकदी चाहिए। आपकी नकदी कहाँ है? वो अमेरिकी एसेट्स में बंधी हुई है। तो आप क्या करते हैं? आप अमेरिकी ट्रेजरी बेचते हैं, आप एनविडिया स्टॉक बेचते हैं, आप बिटकॉइन बेचते हैं। आप इसलिए नहीं बेचते क्योंकि आप चाहते हैं, आप इसलिए बेचते हैं क्योंकि आपको बेचना ही है। आप एक मजबूर विक्रेता हैं और ये लिक्विडेशन लूप बनाता है। 1. जापान येन बचाने के लिए बॉन्ड्स बेचता है। 2. येन मजबूत हो जाता है। 3. हेज फंड्स को मार्जिन कॉल आती है। 4. हेज फंड्स येन चुकाने के लिए और बॉन्ड्स और स्टॉक्स बेचते हैं। 5. बॉन्ड यील्ड और ऊपर उछलती है, स्टॉक कीमतें क्रैश होती हैं। 6. घबराहट फैलती है। जापान अफरा तफरी रोकने के लिए और बॉन्ड्स बेचता है, तब तक दोहराए जब तक सिस्टम टूट न जाए। इसीलिए S&P 500 के फ्यूचर्स बॉन्ड डंप के साथ सिंक में गिरे। ये कोई सेंटीमेंट नहीं था, ये गणितीय लिक्विडेशन थी। फ्री मनी का नल बस बंद हो गया, और ये रहा डरावना हिस्सा जिसे फाइनेंशियल मीडिया नज़रअंदाज कर रही है। वे इस $50 अरब के डंप को एक बार का इवेंट मान रहे हैं। वे सोचते हैं जापान ने एक बार किया, अपनी बात रखी और वापस हो जाएगा। फोरेंसिक विश्लेषण कुछ और कहता है। हम जापानी ऑप्शंस मार्केट में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ट्रैक कर रहे हैं। वह चिल्ला रही है। टोक्यो के ट्रेडर्स और ब्याज दर वृद्धि और बॉन्ड बिक्री को प्राइस कर रहे हैं। जापान फंस गया है। अगर वे अमेरिकी ट्रेजरी बेचना बंद करते हैं तो येन 200 पर क्रैश हो जाता है और उनका देश हाइपर इन्फ्लेशन में प्रवेश करता है। अगर वे अमेरिकी ट्रेजरी बेचते रहते हैं तो वे अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम को क्रैश करते हैं और गिलोटीन ट्रिगर करते हैं। उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। वे जीवन रक्षा चुन रहे हैं, जिसका मतलब है कि कैरी ट्रेड खुल रहा है, उसका पूरे $20 खरब। इसे एक भीड़ भाड़ वाले नाइट क्लब की तरह सोचिए। संगीत 10 साल से बज रहा है, शराब जीपी लेन फ्री रही है, सब नाच रहे हैं, क्लब कैपेसिटी से ज्यादा भरा हुआ है। जापान ने बस लाइट्स चालू कर दी और आग लगने की चिल्लाहट मार दी, और वहां सिर्फ एक ही एग्जिट डोर है, अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट। लेकिन रुकिए, अगर हर कोई एग्जिट की तरफ भाग रहा है, अगर हर कोई अपने येन लोन चुकाने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी बेचने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रेड के दूसरी तरफ कौन है? किसके पास नकदी और मूर्खता है कि वह खरबों डॉलर की अमेरिकी कर्ज खरीदे, जबकि सबसे बड़ा धारक जापान उसे डंप कर रहा है? फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहा है। कमर्शियल बैंक खत्म हो चुके हैं। ये हमें वैक्यूम की तरफ ले जाता है। हम एक ऐसे पल के करीब पहुंच रहे हैं जहां विक्रेताओं की संख्या खरीदारों की संख्या से 100 से 1 के अनुपात में ज्यादा होगी। और जब ऐसा होता है तो बॉन्ड की कीमत सिर्फ नीचे नहीं जाती, वो नो बिड पर चली जाती है। हमने इसे पिछली रात 11 सेकंड के लिए देखा। अगले सेक्शन में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या होता है जब वो 11 सेकंड 11 दिन बन जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो कर्ज की दीवार जो मार्च 2026 में आ रही है, और क्यों अमेरिकी सरकार एक फंडिंग संकट का सामना करने वाली है जो 2008 को एक पिकनिक जैसा लगने देगी। जापान बस नीलामी से चला गया। सवाल ये है, क्या अमेरिका उनके बिना जीवित रह सकता है? हमने वफादार जागीरदार जापान को बगावत करते और $50 अरब के बॉन्ड स्टंप करते देखा। हमने कैरेट ट्रेड गिलोटीन को हेज फंड्स के बीच से गुजरते देखा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये कहानी कनेक्टिकट के कुछ ओवर लेवरेज ट्रिगर्स की अपनी फिरारी खोने की है, तो आप तबाही के पैमाने को नहीं समझ रहे। हेज फंड्स तो बस स्टार्टर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार मुख्य कोर्स है। हमें कर्ज की दीवार के बारे में बात करनी होगी। अगर आप आर्काइविस्ट टोसियर फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमने महीनों पहले कैलेंडर पर मार्च 2026 पर गोला लगाया था। हमने आपको बताया था कि ये भेद्यता का समय है। क्यों? क्योंकि कर्ज का एक जीवन चक्र होता है। ये पैदा होता है, ये ब्याज देता है, और फिर ये मरता है, परिपक्व होता है। जब ये मरता है तो आपको मूलधन चुकाना ही पड़ता है। जब तक कि बेशक आप संयुक्त राज्य अमेरिका न हो, आप मूलधन नहीं चुकाते। आप बस पुराने पैसे चुकाने के लिए और पैसे उधार लेते हैं। आप कर्ज को रोल ओवर करते हैं। ये एक पॉन्जी स्कीम है जो तभी तक काम करती है जब तक नए पेपर खरीदने के लिए नए निवेशक तैयार हैं, और ये हमें 2026 की नाइटमेयर गणित पर ले आता है।
कोविड संकट और 2024 की महंगाई के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी ने अविश्वसनीय रूप से अदूरदर्शी काम किया। ब्याज भुगतान पर पैसे बचाने के लिए उन्होंने खरबों डॉलर का शॉर्ट टर्म कर्ज, टी बिल्स और 2 वर्षीय बॉन्ड्स जारी किए। उन्होंने एक सबप्राइम बोरोवर की तरह काम किया जो एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज लेता है, क्योंकि टीजर रेट कम था। खैर, टीजर रेट बस खत्म हुआ और अगले 60 दिनों में, विशेषकर मार्च में चरम पर, उस शॉर्ट टर्म कर्ज की एक भारी लहर परिपक्व होने वाली है। हम लगभग 9 खरब डॉलर के अमेरिकी कर्ज की बात कर रहे हैं, जिसे अगले 12 महीनों में रिफाइनेंस करना ही होगा। अमेरिकी ट्रेजरी को दिवालिया न रहने के लिए मार्केट में जाकर 9 खरब डॉलर के बॉन्ड्स बेचने ही होंगे। वे नई सड़कों या अस्पतालों के लिए नकदी नहीं जुटा रहे, वे व्हाइट हाउस में लाइटें जलाए रखने के लिए बस नकदी जुटा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए आप जेनेट येलन हैं। आप उस 9 खरब डॉलर की कर्ज की दीवार के सामने खड़ी हैं। आपको बेचना है, आपको बेचना ही है। आप खरीदारों की भीड़ में देखती हैं। आमतौर पर सबसे आगे की पंक्ति में एक बड़ी चेकबुक लिए जापान बैठा होता है। उनके बगल में फेड पैसे छापता बैठा होता है। उनके बगल में अमेरिकी बैंक बैठे होते हैं। लेकिन आज सीटें खाली हैं। फेड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहा है, बेच रहा है। बैंक दिवालिया हैं और खराब कमर्शियल रियल एस्टेट लोन से भरे हुए हैं। और जापान बस खड़ा हुआ, टेबल पलट दी और कमरे से बाहर चला गया। ये फंडिंग क्लिप है। जब आपके पास 9 खरब डॉलर की सप्लाई हो और जीरो स्ट्रेटेजिक डिमांड, तो प्राइस डिस्कवरी हिंसक हो जाती है। हमने पिछले हफ्ते यील्ड को 4.5% पर पहुंचते देखा। जापान के बिना अमेरिकी 10 वर्षीय ट्रेजरी के लिए नेचुरल रेट 4.5% नहीं है, ये 6% है, शायद 7%। आप कह सकते हैं तो क्या हुआ आर्काइविस्ट? दरें बढ़ जाती हैं, किसे परवाह है? गणित को परवाह है। मुझे फिस्कल हार्ट अटैक की अवधारणा समझाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका फिलहाल लगभग 4,900 अरब डॉलर का टैक्स राजस्व उत्पन्न करता है। इस संकट से पहले हम सिर्फ कर्ज पर ब्याज देने के लिए सालाना लगभग 1,100 अरब डॉलर खर्च कर रहे थे। ये पूरे रक्षा बजट से ज्यादा है, ये मेडिकेयर से ज्यादा है। लेकिन वो 1,100 अरब डॉलर का ब्याज बिल लगभग 3% की औसत ब्याज दर पर गणना किया गया था। अगर जापान चला जाता है और दरें 6% पर रिप्राइस हो जाती हैं, तो ब्याज बिल थोड़ा सा नहीं बढ़ता, ये दोगुना हो जाता है। अगर अमेरिकी सरकार को ब्याज में 2,200 अरब डॉलर चुकाने पड़े, तो ये सभी टैक्स राजस्व का 45% है। इसके बारे में सोचिए, आपके द्वारा टैक्स में दिए गए हर डॉलर का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ बॉन्ड धारकों को ब्याज देने में चला जाएगा। फौज के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, सरकारी वेतन के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। इसे फिस्कल डोमिनेंस कहते हैं। ये वह गणितीय बिंदु है जहां करेंसी मरती है। बॉन्ड मार्केट ये जानता है, बॉन्ड विजिलेंस को पता है। उन्हें पता है कि अमेरिका 7% ब्याज नहीं दे सकता। उन्हें पता है कि सिस्टम 5.5% पर टूट जाता है। तो आगे क्या होता है? हम नोवेन सिनेरियो में प्रवेश करते हैं। फेडरल रिजर्व के पास 2 विकल्प हैं, दोनों तबाही की तरफ ले जाते हैं। चॉइस ए, हार्ड डिफॉल्ट। वे दरों को 7% तक बढ़ने देते हैं। अमेरिकी सरकार एक अराजक आर्थिक सख्ती के सर्कल में प्रवेश करती है। वे खर्च में कटौती करते हैं। वे सामाजिक वादों पर डिफॉल्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था एक ग्रेट डिप्रेशन स्टाइल डिफ्लेशन में धराशायी हो जाती है। राजनेता इसे कभी नहीं होने देंगे। ये राजनीतिक आत्महत्या है। चॉइस बी, सॉफ्ट डिफॉल्ट, यील्ड कर्व कंट्रोल। ये सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता है। फेड नोबिड नीलामी देखता है। वे जापान को जाता देखता है। वे दरों को 7% पर उछलता देखता है और घबरा जाता है। वे घोषणा करते हैं, हम बॉन्ड्स खरीदेंगे, हम अंतिम खरीदार होंगे। वे प्रिंटर चालू करते हैं। वे बिन बिके कर्ज को खरीदने के लिए खरबों डॉलर छापते हैं। वे कृत्रिम रूप से ब्याज दर को 4.5% पर पिन कर देते हैं। ये सरकार को बचाता है, लेकिन डॉलर की हत्या कर देता है। अगर फेड कर्ज की दीवार सोखने के लिए 9 खरब डॉलर छापता है, तो महंगाई 3% पर नहीं जाती, ये 15% पर जाती है, ये 20% पर जाती है। हम 1870 के दशक की स्टैगफ्लेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेरॉयड्स पर। हम अमेरिकी डॉलर की अवमूल्यन की बात कर रहे हैं। जापान ये जानता है। आपको क्या लगता है वे अब क्यों बेच रहे हैं? वे चॉइस बी को फ्रंटन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अमेरिका को प्रिंट करना ही पड़ेगा। उन्हें पता है कि ट्रेजरी को बचाने के लिए डॉलर को शून्य में पतला किया जाने वाला है। इसलिए वे प्रिंटिंग प्रेस शुरू होने से पहले अपने डॉलर्स डंप कर रहे हैं। वे एक मूल्यह्रास होने वाली संपत्ति, अमेरिकी कर्ज को एक कठोर संपत्ति, सोना,
कमोडिटीज घरेलू बुनियादी ढांचे के लिए बदल रहे हैं। पिछली रात जो अस्वीकृति हमने देखी वो सिर्फ येन बचाने के बारे में नहीं थी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सॉल्वेंसी में अविश्वास का वोट था। जापान ने कर्ज की दीवार देख ली है, उन्होंने गणित कर लिया है और उन्हें एहसास हुआ है कि अमेरिकी ट्रेजरी एक सबप्राइम बोरोवर है जिसने गुच्ची का सूट पहन रखा है। तो ये हमें कहाँ छोड़ता है? हम एक जलते हुए भवन में फंसे हुए हैं। हायर एग्जिट जापान बंद है, स्प्रिंकलर सिस्टम फेड पेट्रोल से भरा है, महंगाई और कर्ज की दीवार 60 दिन से भी कम समय में हम पर गिर रही है। मार्केट्स फिलहाल इनकार में हैं। स्टॉक मार्केट फेड पिवट की उम्मीद कर रहा है। वे सोचते हैं एक ब्याज दर कट उन्हें बचा लेगी। वे नहीं समझते कि एक फील्ड नीलामी के कारण होने वाली ब्याज दर कट कोई प्रोत्साहन नहीं है, ये घबराहट का संकेत है। ये वो संकेत है कि संप्रभु स्वयं संकट में है। जब संप्रभु टूटता है, उस संप्रभु की करेंसी में दर्ज हर चीज भी टूट जाती है। ये 60-40 पोर्टफोलियो का अंत है, ये पैसिव इन्वेस्टिंग का अंत है। आप एक दिवालिया राष्ट्र का कर्ज अपनी सुरक्षित पनाहगाह के रूप में नहीं रख सकते। तो अगर बॉन्ड्स जहरीले हैं और नकदी का मूल्य ह्रास होने वाला है और स्टॉक्स कैरी ट्रेड द्वारा लिक्विडेट होने वाले हैं, तो आप कहाँ छिपेंगे? क्या कोई ऐसी संपत्ति है जिसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है? क्या कोई ऐसी संपत्ति है जो लाइफ बोट का काम करती है जब ट्रेजरी जहाज डूबता है? जापान इसे खरीद रहा है, चीन इसे खरीद रहा है, केंद्रीय बैंक इसका संग्रह कर रहे हैं, लेकिन औसत अमेरिकी निवेशक का इसमें 0% एक्सपोजर है। अंतिम सेक्शन में मैं आपको आर्काइविस्ट का प्रोटोकॉल देने जा रहा हूं। मैं आपको बस सोना खरीदो नहीं बताने जा रहा, आपको उससे ज्यादा चाहिए। आपको एक विशिष्ट संरचना चाहिए। आपको यील्ड कर्व कंट्रोल पिवट के लिए खुद को कैसे पोजीशन करना है ये जानना होगा। मैं आपको वो 3 संपत्तियां देने जा रहा हूं जो ऐतिहासिक रूप से संप्रभु ऋण संकट से बची हैं, और मैं आपको जापानी हेज देने जा रहा हूं, एक विशिष्ट ट्रेड जो आप अभी कर सकते हैं। टोक्यो में अफरातफरी से प्रॉफिट करने के लिए दीवार गिर रही है, ब्लास्ट जोन से बाहर निकलने का समय है। हमने पिछले 15 मिनट क्राइम सीन को विच्छेदित करने में बिताए। हमने जापान को $50 अरब की ट्रेजरी डंप करते देखा, जिससे एक नोबिड हार्ट अटैक हुआ। हमने कैरी ट्रेड गिलोटिन को एआई बबल की गर्दन के बीच से गुजरते देखा, और हमने $9 खरब की उस कर्ज की दीवार को देखा जो मार्च में अमेरिकी ट्रेजरी को कुचलने वाली है। निदान स्पष्ट है, रिस्क फ्री रेट अब रिस्क फ्री नहीं है। वफादार जागीरदार इमारत छोड़ चुका है और संयुक्त राज्य अमेरिका एक संप्रभु ऋण सर्पे में प्रवेश कर रहा है। तो विश्लेषण का समय समाप्त हुआ, पोजिशनिंग का समय अब है। आप में से अधिकतर वहां बैठे हैं जिसे फाइनेंशियल एडवाइजर 60-40 पोर्टफोलियो कहते हैं। 60% स्टॉक्स, 40% बॉन्ड्स। ये पोर्टफोलियो एक ऐसी दुनिया के लिए बनाया गया था जहां बॉन्ड आपकी रक्षा करते हैं जब स्टॉक्स गिरते हैं, लेकिन 2026 में बॉन्ड्स ढाल नहीं हैं, बॉन्ड्स तलवार हैं। वे वो एसेट क्लास हैं जो संकट पैदा कर रहे हैं। अगर आप आज एक 30 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड रखते हैं तो आप कोई निवेशक नहीं हैं, आप बैकहोल्डर हैं। आप अपनी पूंजी को एक ऐसी करेंसी में बंद कर रहे हैं जिसका मूल्य ह्रास होने वाला है, एक ऐसी ब्याज दर पर जो गणितीय रूप से दिवालिया है। आपको एक नई रणनीति चाहिए, आपको एक युद्ध पोर्टफोलियो चाहिए। ये रहे वो 3 प्रोटोकॉल जो आपको टी बॉन्ड अस्वीकृति से बचने के लिए अपनाने ही होंगे। प्रोटोकॉल 1, अवधि शुद्धिकरण। नकदी राजा है, लेकिन बस एक पल के लिए। संप्रभु ऋण संकट का पहला नियम है, वादे पर विश्वास मत करो। जब आप एक 10 वर्षीय या 30 वर्षीय बॉन्ड खरीदते हैं तो आप अमेरिकी सरकार पर विश्वास कर रहे होते हैं कि वह आपको 2036 या 2056 में मूल्यवान डॉलरों में चुकाएगी। ये एक बुरी शर्त है। जब जापान बेचता है तो लंबी अवधि के कर्ज पर यील्ड फट पड़ती है, बॉन्ड की कीमत क्रैश हो जाती है। अगर आप TLT जैसे बॉन्ड फंड के मालिक हैं तो आप हफ्तों में अपने मूलधन का 20% या 30% खो सकते हैं। ये डेड मनी है। हटिए, आपको अपनी अवधि को छोटा करना होगा। कर्व के लॉन्ग एंड से बाहर निकलिए। अपनी नकदी को 3 माह टी बिल्स या ओवरनाइट मनी मार्केट में ले जाइए। क्योंकि शॉर्ट टर्म कर्ज जल्दी परिपक्व होता है। आपको 90 दिनों में अपनी नकदी वापस मिल जाती है। आप तरल बने रहते हैं। जैसे संकट बिगड़ता है आप इसे उच्च दरों पर रोल ओवर कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आप भवन जलने के दौरान बंद नहीं होते। आप एग्जिट डोर पर खड़े हैं, नकदी हाथ में, पैनिक आने पर वास्तविक संपत्तियों में लगाने के लिए तैयार। एक तरलता संकट में तरलता परम विकल्प मूल्य है। इसे 30 वर्षीय बॉन्ड में न फंसाएं। प्रोटोकॉल 2, कठोर बचाव।
एंटी डॉलर त्रय। एक बार आपने अपनी तरलता सुरक्षित कर ली तो आपको इसे उन संपत्तियों में लगाना होगा जिनमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। सेक्शन 3 याद रखिए, अमेरिकी सरकार के पास दो विकल्प हैं, डिफ़ॉल्ट या प्रिंट। वे प्रिंट चुनेंगे, वे यील्ड कर्व कंट्रोल चुनेंगे। जब फेड बॉन्ड मार्केट बचाने के लिए 9 खरब डॉलर छापता है तो डॉलर की क्रय शक्ति घट जाती है। आपको ऐसी संपत्तियां चाहिए जिन्हें छापा नहीं जा सकता। एसेट ए, भौतिक सोना। हमने इसे 161 टन जब्ती डोसियर में कवर किया था। सोना वो एकमात्र संपत्ति है जिसे चीन और रूस जैसे केंद्रीय बैंक ट्रेजरीज की जगह खरीद रहे हैं। ये अंतिम जमानत है। जब बॉन्ड मार्केट जम जाता है, सोना एकमात्र तरल बाजार बन जाता है। ये करेंसी के स्वयं विफल होने के खिलाफ आपकी बीमा पॉलिसी है। एसेट बी, डिजिटल लाइफबोट, बिटकॉइन। मैं जानता हूं आप में से कुछ संशयवादी हैं, लेकिन प्रवाह देखिए। जब कैरी ट्रेड खुलता है तो सट्टा संपत्तियां शुरू में क्रैश होती हैं। बिटकॉइन डिप कर सकता है, लेकिन पलटाव देखिए। बिटकॉइन वो एकमात्र संपत्ति है जो बैंकिंग लेजर के बाहर काम करती है। इसका कोई सीडीओ नहीं है, इसकी कोई यील्ड कर्व नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जहां बैंकिंग सिस्टम दिवालिया बॉन्ड्स द्वारा जम गया है, डिजिटल पीढ़ी के लिए सुरक्षा की ओर पलायन एक पीयर टू पीयर बियरर ऐसे बन जाता है। एसएक्सी, निश्चित दर कर्ज, रियल एस्टेट। ये महंगाई आर्बिट्रेज है। अगर आपके पास 3% या 4% प्रतिशत निश्चित मॉर्टगेज है तो इसे न चुकाए। वो कर्ज एक संपत्ति है। जैसे महंगाई 10% या 15% तक फटती है, आपके कर्ज का वास्तविक मूल्य सिकुड़ जाता है। बैंक आपके घर को सब्सिडी दे रहा है। एक संप्रभु ऋण संकट में निश्चित दरों वाला ऋणी होना लेनदार होने से बेहतर है। अपने मॉर्टगेज का भुगतान महंगाई से करवाइए। प्रोटोकॉल 3, येन पिंसर सट्टा आक्रमण। अंत में कमरे के ट्रेडर्स के लिए जापान की चाल से सीधे प्रॉफिट करने का एक अवसर है। हमने स्थापित किया कि जापान देश बचाने के लिए येन को मजबूत कर रहा है। एक मजबूत येन जापानी उपभोक्ताओं के लिए बढ़िया है, लेकिन जापानी निगमों के लिए घातक है। टोयोटा, सोनी और होंडा जैसी कंपनियां डॉलर में अमेरिकियों को माल बेचकर पैसा कमाती हैं। जब येन कमजोर होता है 160 पर, वे रिकॉर्ड मुनाफा कमाती हैं। जब येन मजबूत हो जाता है 130 या 120 पर, उनका मुनाफा गायब हो जाता है। जैसे कैरी ट्रेड खुलता है और येन मजबूत होता है, जापानी शेयर बाजार निकी 225 क्रैश करने लगता है। ये एक उल्टा सहसंबंध है। अगर आपको विश्वास है कि जापान येन का बचाव करने के लिए ट्रेजरी बेचता रहेगा, तो आप असल में जापानी निर्यातकों पर मंदी के भाव में हैं। ये पिंसर मूव है। आप उस कैरी ट्रेड संरचना के खिलाफ शर्त लगा रहे हैं जिसने दुनिया को एक साथ रखा था, जबकि बाकी सब इसके खुलने के बारे में रो रहे हैं। आप सुधार के लिए पोजीशन किए हुए हैं। हम इतिहास की एक ऐसी अवधि में प्रवेश कर रहे हैं जिसके बारे में अगली शताब्दी तक पाठ्यपुस्तकों में लिखा जाएगा। पैक्स अमेरिकाना का युग, वो युग जब अमेरिकी डॉलर निर्विवाद राजा था और अमेरिकी ऋण दुनिया की जोखिम मुक्त नींव था, वह कल रात 2 बजे समाप्त हुआ। ये धमाके से नहीं समाप्त हुआ, ये 11 सेकंड की खामोशी से समाप्त हुआ, ये एक नोबिट से समाप्त हुआ। मार्केट ये दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। वे स्वैप लाइनों और मीडिया स्पिन से छेद पाटने की कोशिश कर रहे हैं। विचलित न हों, कर्ज की दीवार 60 दिन दूर है। वफादार जागीरदार दल बदलू हो गया है। मशीन टूट गई है। आपके पास एक विकल्प है। आप चलते थिएटर में रह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि फेड आपको एक बार फिर बचाने आएगा, या आप एग्जिट ढूंढ सकते हैं। आप साइडलाइंस पर जा सकते हैं, अवधि को छोटा कर सकते हैं, आप अपना लाइफ बोट बना सकते हैं। सोना या बिटकॉइन। आप दुनिया के पुनर्मूल्यांकन के लिए तैयार हो सकते हैं। वो व्यक्ति न बने जो बैंक छुट्टी की घोषणा होने पर पूछता है क्या हुआ। वो व्यक्ति बने जिसने शोर में संकेत देखा। जापान ने आपको बस अपना हाथ दिखा दिया। सुनिश्चित करें कि आप अपना हाथ सही से खेलते हैं। यह है आर्काइविस्ट। बॉन्ड मार्केट बंद है। कक्षा समाप्त। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।